मेरे बच्चों, तुम सबको भी बुढ़ापा आएगा। पापा गल्ले की चाबी मुझे दे दीजिए। ग्राहक आते हैं तो हिसाब करना पड़ता है और आपसे रोज रोज पैसे लेना अच्छा नहीं लगता है। मैं भी दो बच्चों का पिता हूँ, अब बड़ा हो गया हूँ तो दुकान पर तो आते नहीं है, बस गले में ताला लगा कर रखाते हैं और रोज मंगवा लेते हैं। उसमें कितना नफा आता है मुझे तो पता ही नहीं चलता है। रमाकांत जी का बड़ा बेटा रमन कहता है। बड़े भाई को देख छोटा बेटा नमन भी कहता है, पापा क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है? हम कौन से रुपए अपनी जेब में भर लेंगे? अब दिन रात भैया के साथ मैं भी दुकान पर लगा रहता हूँ। लोग बातें बनाने लगे हैं कि आपको अपने ही खून पर विश्वास नहीं है। रमाकांत जी दोनों बेटों की बात सुनते हैं और रुपयों का गल्ला अपने साथ कमरे में ले जाते हैं और कमरा बंद कर लेते हैं। देखिए भैया, पापा को कितना भी सुना दो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोटी चमड़ी के हो गए हैं मम्मी के जाने के बाद। ज्यादा ही शक करने लगे हैं, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। नमन झल्ला कर बोला, नमन तू परेशान मत हो, मैं कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। आखिर अब हमारा भी घर परिवार है और हम पापा से हर महीने पैसे मांगते हुए अच्छे थोड़ी लगते हैं। हमें भी हाथ फैलाना अखरता है। मैंने और तेरी भाभी ने एक योजना बनाई है, मैं जल्दी तुझे बताऊंगा। और रमन भी कमरे में चला जाता है। दोनों की पत्नियां खाना बना लेती हैं और रमाकांत जी भी खाने के लिए बैठ जाते हैं। उन्होंने खाना देखा तो फिर बोले, नमिता बहू आज मूंग की छिलके की दाल क्यों नहीं बनाई? मैं रोज रात का खाना उसी से खाता हूँ, मुझे वो दाल जल्दी से पच भी जाती है। तभी छोटी बहू रंजना सामने रोटी रख देती है। बहू ये रोटी में थोड़ा सा ही घी लगा है, कितनी बार कहा है, मुझे अच्छा घी खाने की आदत रही है। घी लगाने से रोटी नरम पड़ जाती है, दांतों से चबाने में आसानी होती है। पापा एक तो आपकी बहुओं ने गर्मी में खाना बनाया है, अब जैसा बन गया है खा लीजिए, इतना क्यों परेशान कर रहे हो? रमन ने बैठते हुए कहा। तभी नमन भी बोलता है, और क्या, आपकी जितनी सेवा हमारी पत्नियां कर रही हैं उतनी तो किसी और की नहीं होती होगी। आपको सब सिर पर बैठा कर रखते हैं तो आपके ज्यादा ही नखरे हो गए हैं। उसने भी फटकार लगाई, रमाकांत जी ये सब सहन नहीं हुआ। वो चुपचाप खाना छोड़कर अपने कमरे में आ गए। पीछे से बहू नमिता की आवाज आती है, अब कोई बच्चे हैं जो मना कर लाएं? इतनी उम्र हो गई है फिर भी समझ नहीं है, ज्यों ज्यों पापा की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे नखरे बढ़ रहे हैं। अब घर बार संभालें या आपके पापा के नखरे उठाएं, ये तो हमारे बच्चों से भी ज्यादा परेशान करते हैं। रमाकांत जी कड़वे घूंट पीकर रह जाते हैं। आज तो उनका कलेजा छलनी हो गया। बेटे तो बेटे, बहुएं भी कड़वा बोल देती हैं। अपने ही बच्चे ऊंचे स्वर में बात करें और खुद अपने पिता का अपमान करे, इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी? माँ होती तो रोकर दिल को हल्का कर लेती, पर पिता होना भी बड़ा मुश्किल है। मन को पत्थर बनाकर रखना होता है, बड़े से बड़े अपमान झेलने होते हैं। रमाकांत जी अपनी पत्नी मनोरमा की तस्वीर देर तक निहारते रहते हैं। पुरानी सुनहरी यादें उनकी आंखों के सामने छाने लगती हैं। अपनी पत्नी के लिए दिल भर आता है, मानो कल की ही बात हो जब वो मनोरमा जी को उनके घर देखने गए थे। अच्छी पढ़ी लिखी मनोरमा को दुकानदार से शादी करना रास नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि लड़का अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, पर उनके पिता ने जब रमाकांत जी का जमा जमाया बिजनेस देखा तो शादी तय कर दी। मनोरमा जी शुरू में उनसे खिंची रहती थी, पर जब उन्होंने रमाकांत जी का व्यवहार देखा तो वो उनका सम्मान करने लगी। वो बहुत ही सरल स्वभाव के निकले, अपनी माँ और पत्नी की पूरी इज्जत करते थे, कभी तेज आवाज में नहीं बोलते थे। उनके पिता के जाने के बाद जब जायदाद का बंटवारा हुआ, रमाकांत जी मन के सीधे और भोले थे। दोनों छोटे भाइयों ने उनसे ज्यादा जायदाद हड़प ली, पर वो कभी गुस्सा नहीं हुए। यही कहते रहे कि कोई बात नहीं, छोटे हैं, ज्यादा ले लिया तो कुछ घाटा नहीं हो जाएगा, और उनके प्रति प्यार कम नहीं हुआ। अब रमाकांत जी के दो बच्चे भी हो गए थे। बड़े बेटे का नाम रमन और छोटे बेटे का नाम नमन रखा था। दोनों बेटों पर मनोरमा जी जान छिड़कती थी। दोनों बेटों की पसंद का बड़ा ख्याल रखती थी। रमन और नमन पढ़ाई में औसत दर्जे के थे। पढ़ाई से ज्यादा दोनों का मन दुकानदारी में रम रहा था। फिर घर का इतना अच्छा बिजनेस छोड़कर नौकरी में रखा भी क्या था। मनोरमा जी ने रमन के लिए नमिता को पसंद किया और जल्दी शादी करवा दी। नमिता बहुत ज्यादा खर्चीली थी। उसे लगता था घर में कुछ कमी नहीं है, घर की ही दुकान है
तो राशन पानी की क्या चिंता करना। मनोरमा जी उसे समझाती थी कि दुकान चाहे घर की हो पर खर्चा तो होता ही है, माल मुफ्त में नहीं आता है और दुकानदारी में हमेशा नफा नहीं होता है, कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है। पर नमिता को ये बात समझ ही नहीं आती थी। रमन के बाद नमन की शादी पर रंजना भी बड़ी मुंह फटाई थी। वो छोटे और बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं करती थी, तो मनोरमा जी उसके आगे कम ही बोलती थी। गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। समय के साथ दोनों बेटे बहुओं के गुलाम बनते चले गए और एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद अपने माता पिता से दूर होते चले गए। समय के साथ दोनों की उम्र भी बढ़ने लगी। अब शरीर थकने लगा था और बेटे दुकान संभालने लगे थे। रमाकांत जी दुकान सुबह और शाम ही जाते थे। अभी भी दुकान का लेन देन, नफा और नुकसान सब वो ही संभालते थे। सुबह वो नौकर के साथ जाकर गल्ला रखाते थे और रात को गल्ला उठाकर ले आते थे। दोनों बेटे बहू इसी बात से नाराज रहते थे। मनोरमा जी अपने पति का सीधा स्वभाव जानती थी। ये सब मनोरमा जी ने ही अपने पति को सिखाया था। उन्होंने तो अपने छोटे भाइयों की तरह दोनों बेटों पर विश्वास किया, लेकिन मनोरमा जी नहीं चाहती थी कि उनके जाने के बाद उनके पति को बेटे बेघर कर दे और उन्हें अपमानित करे। कैंसर के अंतिम चरण में थी। उन्होंने जाते जाते पति से वचन लिया कि वो बेटे और बहू के आगे कमजोर नहीं पड़ेंगे और जायदाद और दुकान जीते जी उन्हें नहीं देंगे, और सदा के लिए दुनिया से चली गई। मनोरमा तुम क्यों चली गई? साथ रहने का वादा था और बीच रास्ते में ही चली गई। और वो अपनी पत्नी की फोटो निहारते निहारते सो गए। अगली सुबह वो जब उठे तो देखे घर में हल्ला मच रहा था। दोनों बहुएं अपना सामान लेकर खड़ी थी और बेटे उन्हें मना रहे थे। नमिता, तू चली गई तो ये घर और बच्चे कौन संभालेगा? मैं अकेला रह नहीं पाऊंगा। रमन कह रहा था, रंजना, तेरे जाने के बाद मेरा क्या होगा? खाना कौन बनाएगा? तुम अपने पापा को कह दो कि हम पर हुक्म नहीं चलाएं। ये हमें ऐसे ही परेशान करेंगे, रोज खाने में मीन मेख निकालेंगे, तो हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगी। नमिता ने कहा, पापा, अब आपकी उम्र हो गई है और मेरी पत्नी आपसे परेशान हो चुकी है, तो आप ये घर छोड़कर गांव वाले पुश्तैनी मकान में रहने को चले जाएं। बड़े बुजुर्गों का काम है वो घर में शांति और सुख बनाए रखें। रमन ने बेशर्मी से कहा, हाँ पापा, आप गांव क्यों नहीं चले जाते? माना वो घर खंडर हो गया है, पर आपको अब क्या करना है और कितना जीना है? जीवन का अंतिम समय आप वहां जाकर भगवान का नाम लेकर गुजारें और हमें चैन से जीने दो। नमन ने भी चिढ़कर कहा। तभी नमिता बोली, ये घर से क्यों जाएंगे? इन्होंने तो हमें परेशान करने की ठान रखी है। मम्मी जी के साथ ये भी चले जाते ताकि घर में शांति तो बनी रहती। ये सुनते ही रमाकांत जी अंदर तक हिल गए, पर उन्होंने धैर्य बनाए रखा। बेटा रमन, मैं इस उम्र में कहाँ धक्के खाऊंगा? वो घर जो खंडर हो गया है अब रहने लायक नहीं रहा है। बूढ़ी आंखों में कमजोरी आ गई है और अब तो हाथ पैर भी कांपते हैं। अब जाने कब ईश्वर का बुलावा आ जाए। मैं तो उन्हीं के बुलावे का इंतजार कर रहा हूँ, पर लगता है तुम दोनों और तुम्हारी पत्नियां मुझसे परेशान हो गई हैं। अब हमारा साथ रहना मुश्किल है। घर में कलेश बना रहता है। बड़े बुजुर्गों का फर्ज है कि घर में शांति बनाए रखें, पर क्या छोटों का फर्ज नहीं है वो बुजुर्गों का ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें? नमिता और रंजना, मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, तुम अपने बच्चों और पति की पसंद का ख्याल रखती हो, उनकी पसंद का खाना बनाती हो, तो क्या बूढ़े ससुर को 2 समय का खाना नहीं दे सकती हो? हाँ, तुम्हें तकलीफ होती होगी, तो मैंने भी निर्णय लिया है। अब हम अलग हो जाते हैं। ये घर और दुकान मेरी है। मुझे अफसोस होता है कि तुम दोनों बेटों को पालने से अच्छा मैं किसी जानवर को पालता, तो वो वफादारी तो निभाता। तुम सब अपने बच्चों और पत्नियों को लेकर गांव वाले खंडर में चले जाओ। गरम खून है, कुछ न कुछ जुगाड़ करके खाना कमा ही लोगे, ताकि तुम शांति से जी सको और मैं भी शांति से जी सकूं। अब रोज रोज के ताने बर्दाश्त नहीं होते हैं। जिसके घर की छत के नीचे तुम सबको आसरा मिला है, तुम उसी जन्मदाता और पालनकर्ता का अपमान करते हो। जिस दुकान का तुम खाते हो वो दुकान मेरी मेहनत का नतीजा है, और उसी दुकान के मालिक को 2 मुट्ठी दाल नहीं मिलती है। तुम दोनों से अच्छा है मैं दुकान पर 2 नौकर रख लूंगा और बैठे बैठे खा लूंगा। रमाकांत जी की बातें सुनकर चारों हक्के बक्के रह गए। वो समझते थे कि पापा तो सीधे साधे हैं, वो चुपचाप घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन मनोरमा जी को पता चल चुका था कि उनके जाने के बाद रमाकांत जी अकेले पड़ जाएंगे, तो उन्होंने वचन लिया था। रमाकांत जी उसे ही निभा रहे थे। पापा,
आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे? बच्चों की फीस और खाने पीने का भी तो खर्च है। आपने एक पल के लिए भी अपने बेटों बहुओं और पोते पोतियों के बारे में नहीं सोचा। रमन ने कहा। हाँ पापा, ये घर और दुकान हमारा ही तो है, आप हमें इससे कैसे बेदखल कर सकते हैं? नमन ने कहा। मैं अभी जीवित हूँ और इन सब पर मेरा हक है। तुम सब मेरा ध्यान नहीं रख सकते हो तो इस घर से निकल जाओ और अपना इंतजाम कर लो। तुम्हारे भी बच्चे हैं, कल को तुम्हें भी बुढ़ापा आएगा और तुम्हारे बच्चे भी तुम सबको घर से निकाल दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? माता पिता बच्चों को पालने में खुद खर्च हो जाते हैं और बच्चे उन्हें बुढ़ापे में 2 समय की रोटी भी खरीद खोटी सुनाकर देंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? मेरी जगह तुम अपने आप को देखो। क्या तुम सब भी मेरे जैसा ही बुढ़ापा चाहते हो? मैंने और मनोरमा ने ये सपनों का घर बनाया था, इसे ऐसे कैसे छोड़कर चला जाऊं? यहाँ के कोने कोने में मेरी मनोरमा बसती है। तुम सबने कितनी आसानी से कह दिया कि यहाँ से चले जाओ। मेरे मन की पीड़ा और दुख का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। रमन और नमन की आंखें खुल गई। नमिता और रंजना को भी अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों बेटे और बहुओं ने उनसे माफी मांग ली और घर में रहने देने की अनुमति मांगी। रमाकांत जी मन के सीधे थे, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया, पर यह भी चेतावनी दी कि अगर दोनों बेटे बहुएं मिलकर उनका ख्याल नहीं रख सकते हैं तो घर छोड़कर कभी भी जा सकते हैं। रमन, नमन, नमिता और रंजना को अपनी गलती समझ में आ गई। अब वो सब मिलकर रमाकांत जी का अच्छे से ध्यान रखने लगे। रमाकांत जी रोज अपनी पत्नी को याद करते और मन ही मन उसे धन्यवाद देते, क्योंकि उन्होंने ही उनको मजबूत बनाया था। माता पिता बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, पर बच्चे अपने माता पिता को कुछ साल भी नहीं रख पाते हैं। बुजुर्गों को अपना भी ध्यान रखना चाहिए। अंतिम समय पर जायदाद और पैसों पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहिए।